दोस्तों, अभी मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार क्या होता है ना, एडम ग्रांट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, उनके पास एक स्टूडेंट आता है और वो बोलता है सर मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑनलाइन रिटेल कंपनी का आइडिया है जहां मैं इनोवेशंस का यूज करके बहुत बड़ी कंपनी बनाने वाला हूँ। क्या आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? अब एडम ग्रांट को उस पर इंटरेस्ट आता है, इसलिए थोड़ा वो क्वेश्चन आंसर करना चालू करता है। वो पूछते हैं कि इतनी अच्छी तुम कंपनी, बड़ी कंपनी बनाने का सोच रहे हो तो ऑब्वियसली तुमने पिछली छुट्टियों में, पूरी समर के वेकेशन में इसी कंपनी में काम किया होगा, राइट? तो वो बोलता है नहीं सर, मैंने काम तो किया है बट उसके साथ साथ मैं इंटर्नशिप भी कर रहा था। जिसके ऊपर वो बोलता है अच्छा ठीक है, इंटर्नशिप करते कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कॉलेज खत्म हो जाएगी उसके बाद तो तुम फुल टाइम इसी पे काम करोगे ना, या और कोई प्लान्स तो नहीं है ना तुम्हारे? तो वो बोलता है नहीं सर, मैं इसके साथ साथ जॉब्स भी ढूंढ रहा हूँ। बाय चांस अगर आइडिया फेल हो जाता है तो एक बैकअप प्लान तो मेरे पास रहना चाहिए ना, इसलिए मैं साइड में जॉब भी ढूंढ रहा हूँ ना। ये सारा आंसर एडम को पसंद नहीं आता है, बट स्टिल उनकी बातें होते रहती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। वो बार बार उनके पास आता है इन्वेस्टमेंट के लिए। एडम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि उन्हें करना क्या है, लेकिन फाइनली फिर एक ऐसी चीज होती है जिससे एडम एकदम श्योर हो जाते हैं कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। देखो बात ये होती है ना, जिस दिन उन्होंने सोचा होता है कि मैं कंपनी लॉन्च करूंगा, उसके एक दिन पहले तक उनकी वेबसाइट सही से काम ही नहीं कर रही होती है ना। ये चीज एडम को काफी खराब लगती है, बिकॉज एक ऑनलाइन कंपनी होने के बाद, रिटेल कंपनी होने के बाद अगर आपकी ही वेबसाइट काम नहीं कर रही है तो इसके अंदर इन्वेस्ट क्यों करा जाए? जो कि आप बोल सकते हो एकदम सही भी है, कोई भी लॉजिकल इंसान फिर यही करेगा, इसलिए फिर वो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करता है। आप खुद ही देखो, अगर शार्क टैंक में कोई ऐसा बंदा आ जाए पिच करने के लिए जो ऑनलाइन कंपनी से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन उसकी खुद की वेबसाइट ढंग से काम ही ना करे, तो क्या शार्क्स लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसी एडम ने भी उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन फिर इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, अब ऐसे ही कुछ टाइम निकल जाता है। इसके बाद ना एक दिन सडनली एडम को पता चलता है कि वो जो कंपनी थी ना जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था, वो कंपनी का नाम है वॉबी पार्कर। आपने शायद से उस कंपनी के बारे में सुना होगा। ये ना एक चश्मे से रिलेटेड कंपनी है जो कि बहुत ही इनोवेटिव कंपनी मानी जाती है, जिसकी वैल्यूएशन आज के टाइम पे $6.8 बिलियन की है। ये लोग ऑनलाइन ग्लासेस बेचते हैं। आप बोल सकते हो ये यूएस का लेंसकार्ट है जहाँ ग्लासेस से रिलेटेड चीजें होती है ना। जब एडम को ये चीज पता चलती है तो उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि यार कैसे हो सकता है कि उन्होंने मिसजज कर दिया उस लड़के को, स्टूडेंट को, उनकी कंपनी को। कैसे उन्होंने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ये चीज एडम को इतनी खराब लग गई थी ना कि उन्होंने ठान लिया कि वो इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि हमें कैसे पहचानना चाहिए एक इंटेलिजेंट इंसान को जो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने का पोटेंशियल रखता है। और फिर इसी के ऊपर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी और एक बुक लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा ओरिजिनल्स। ओरिजिनल्स बेसिकली ऐसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना जो नॉर्मल लोगों से हटके सोचते हैं। ये लोग सिर्फ न्यू आइडियाज जनरेट ही नहीं करते हैं बल्कि उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं, कुछ नया क्रिएट करके। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, इन सभी लोगों को ऑथर ओरिजिनल्स बोलते हैं। और उसी बुक के हेल्प से आज मैं आपके साथ 12 ऐसे रूल शेयर करने वाला हूँ, 12 ऐसे लेसन शेयर करने वाला हूँ जिन्हें सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, एक इंटेलिजेंट इंसान बन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, द कॉशियस गेम ऑफ रिस्क। बहुत पहले की बात है, एक आगार्थ नाम का लोहार होता है जो है ना बहुत अच्छी स्वॉर्ड्स बनाता है। पूरे गाँव में वो फेमस होता है अपनी स्वॉर्ड्स के लिए ना। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, लेकिन सडनली उसके दिमाग में फिर आता है कि यार मुझे और कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहिए। वो कुछ यूनिक आइडिया सोचने लगता है जो मैं कर सकता हूँ ऐसा जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो ऐसी कुछ यूनिक करने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो होता है गोल्ड की स्वॉर्ड बनाना। उसको ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है बिकॉज ये बहुत ही यूनिक होता है। गोल्ड की स्वॉर्ड पहले कभी किसी ने नहीं बनाया होता है, जो अगर वो बना लेगा तो पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाएगा। बड़े बड़े राजा उसकी तारीफ करेंगे, उससे उसके स्वॉर्ड्स खरीदेंगे। ये सारी सोच के साथ वो क्या करता है कि पूरी मेहनत लगा के, अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करके, जितना भी उसने कमाया होता है सारी सेविंग वो लगा देता है गोल्ड की स्वॉर्ड बनाने के लिए। वो अपनी पूरी जान लगा के मेहनत करता है और फाइनली एक गोल्ड की स्वॉर्ड बना लेता है। जैसे वो ये चीज कंप्लीट कर लेता है वो अंदर अंदर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि यार अब मुझे पूरी दुनिया भर से ना तारीफ मिलेगी और बहुत मजा आएगा। सो इसी सोच के साथ वो राजा के पास जाता है ना। और राजा जब उसकी स्वॉर्ड देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उससे स्वॉर्ड लेता है और फिर उसे चेक करने लग जाता है। उसे वो स्वॉर्ड अच्छी तो लगती है, लेकिन राजा बोलता है ना इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बराबर नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा भारी भी है। ये स्वॉर्ड हमारे वॉरियर्स को इतना काम नहीं आएगी, उनके लिए चीज अच्छी साबित नहीं होगी। और वो राजा वो स्वॉर्ड लेने से मना कर देता है। अगर तो ये बात बहुत खराब लगती है, बट स्टिल वो घर पे वापस जाता है। वो सोचता है शायद राजा नहीं तो कोई और उसकी स्वॉर्ड ले लेगा, लेकिन बहुत मेहनत से ट्राई करने के बाद भी, बहुत कन्विंस करने के बाद भी कोई भी उससे उसकी वो स्वॉर्ड नहीं खरीदता है। जिसकी वजह से फिर ऐसा टाइम आ जाता है कि अगार्थ के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं और उसे अपना घर भी बेचना पड़ जाता है। अब देखो दोस्तों, अगार्थ का जो आइडिया था वो बहुत ही यूनिक था, शायद अच्छा भी था एक तरीके से, लेकिन अगार्थ ने यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये करी ना कि उन्होंने अपने आइडिया को टेस्ट ही नहीं करा, अब उसकी वीकनेसेस ही नहीं देखी। वो अपने कंफर्मेशन बायस में इतना फंस चुके थे कि उन्होंने बस अपनी सोच के ऊपर ही सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया जो करने की जरूरत उन्हें नहीं थी। देखो आपको भी ऐसा बहुत बार ओरिजिनल आइडियाज आते होंगे जो आपको लगता होगा कि यार ये आइडिया पे मैं काम करूंगा तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी भी करने से पहले आपको ये बहुत जरूरी है कि आपका आइडिया सच में कितना काम का है रियल वर्ल्ड में, रियल मार्केट में, ये आप जरूर देख लो। उसकी कितनी नीड है ये भी चेक कर लो। इनफैक्ट ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल ओरिजिनल्स टेक एक्सट्रीम रिस्क इन वन एरेना एंड ऑफसेट देम विद एक्सट्रीम कॉशन इन अनदर। तो ज्यादातर लोगों को लगता है ना कि लोग अमीर जब बनते हैं जब वो लोग एक आइडिया ले लेते हैं जो बहुत ही फाड़ू रहता है और उसके ऊपर बहुत मेहनत करके अपना सब कुछ लगा देते हैं और उस आइडिया से सक्सेसफुल बन जाते हैं, लेकिन यूजुअली रियलिटी में ऐसा नहीं होता है।
रियलिटी में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लोग रिस्क तो लेते हैं लेकिन बहुत सोच समझ के। आपने शायद ये बहुत बार सुना होगा कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप लेके। ना ये चीज सच तो है, लेकिन ये चीज आधी ही सच है। एक्चुअल में सच ये है ना कि बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना स्टार्ट किया था तो बहुत टाइम तक ये समझने के बाद भी कि उनका आइडिया बहुत अच्छा है, मार्केट में अच्छे से काम करेगा, फिर भी उन्होंने ड्रॉप आउट नहीं लिया था। उन्होंने ड्रॉप आउट कब लिया पता है? जब उन्हें एकदम 100% गारंटी हो गया था कि हाँ, अब इस आइडिया से मैं फुल टाइम सर्वाइव कर सकता हूँ और मुझे और किसी चीज की नीड नहीं है, तब जाके उन्होंने हार्वर्ड से ड्रॉप आउट लिया। सिमिलरली वॉबी पार्कर के सीईओ जेफरी रेडर ने भी यही चीज करी थी। उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं रिस्क तो लूंगा, इस आइडिया पे बहुत मेहनत से काम तो करूंगा, लेकिन दूसरे एरिया में अपने आप को सेफ भी रखूंगा, साइड में जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करता रहूंगा। और यही चीज कई बार इंटेलिजेंट लोगों में देखी जाती है कि वो लोग बस अंधाधुन होकर किसी भी चीज पे भरोसा नहीं कर लेते हैं, बल्कि वो लोग रियलिटी को समझते हैं और रिस्क तो लेते हैं, लेकिन कॉशन के साथ, जो आपको भी हमेशा लेना चाहिए। सेकंड लेसन है ओरिजिनलिटी अंडरपिन्स फुलफिलिंग करियर। माइकल हॉसमैन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 30,000 कस्टमर सर्विस एजेंट्स का डेटा निकाला और उसे स्टडी करना स्टार्ट किया ना। जब उन्होंने ये डेटा के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात नोटिस करी। उन्होंने नोटिस करा कि जो भी कस्टमर सर्विस एजेंट थे ना, उन्होंने एक बहुत वियर्ड सा कनेक्शन नोटिस करा। उन्होंने देखा कि कस्टमर सर्विस एजेंट जो लोग डिफॉल्ट ब्राउजर यूज करते थे, जो उन्हें दिया जाता था, वो लोग कंपैरेटिवली उन कस्टमर सर्विस एजेंट से खराब परफॉर्म कर रहे थे जो लोग है ना कस्टम ब्राउजर यूज करते थे। मतलब कोई दूसरा खुद का ब्राउजर लोग डाउनलोड करते थे, क्रोम, फायरफॉक्स, और उसे यूज करते थे। ये जो कस्टमर सर्विस एजेंट थे ना, उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा था। उनके जो कस्टमर्स थे जो उनसे बात करते थे, वो भी ज्यादा सेटिस्फाइड रहते थे और ये लोग अपनी करियर में जल्दी आगे बढ़ते थे। अब देखो, ये चीज है ना काफी वियर्ड लगेगी आपको भी ना। आप भी सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, ब्राउजर चेंज करने की वजह से एक इंसान का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो सकता है, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि कनेक्शन एक है। देखो, ऑथर ने ये बात नोटिस करी कि जो लोग प्री इंस्टॉल्ड ब्राउजर यूज करते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को प्री डिफाइंड तरीके से जी रहे थे। जो उनके लिए दूसरा इंसान करके दे रहा है, जो उनको करने बोल रहा है, वो एग्जैक्टली बस वैसे ही करते थे। लेकिन जो लोग कस्टम ब्राउजर यूज करते थे, अपने हिसाब से चीजें करते थे, वो लोग का जो एटीट्यूड था वो काफी अलग था। वो लोग ये चीज समझते थे कि जितने भी रूल्स दुनिया में बनाए जाते हैं वो इंसान ही बनाता है और कोई भी रूल परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए ये लोग जो थे ना, वो लोग रूल से थोड़ा हटके खेलते थे। वो लोग चीजों से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करते थे। वो लोग हमेशा बेटर ऑप्शंस की तरफ जाते थे, बजाय बस प्री डिफाइंड रूल्स को फॉलो करने के जो उन्हें दिए गए थे। और ये भी कॉमन चीज है जो ओरिजिनल्स में देखी जाती है। नेक्स्ट लेसन है क्वांटिटी आइडिया एनकरेजेस क्वालिटी आइडियाज। आपने ट्रेडिशनली ये आइडिया बहुत बार सुना होगा और लोग फॉलो भी करते हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बट ऑथर की रिसर्च में उन्होंने देखा ना कि जो हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो लोग क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्वालिटी से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है शेक्सपियर ने 2 डेकेड्स में 37 प्लेज और 154 सोनेट्स लिखे थे। आइंस्टाइन, जो अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, उन्होंने साइंस के कई अलग अलग फील्ड में, उनका नाम 248 पब्लिकेशंस में रजिस्टर्ड है। पाब्लो पिकासो, जो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट माने जाते हैं, उनका अगर पोर्टफोलियो देखोगे तो उसमें आपको 2800 सेरामिक्स, 1800 पेंटिंग्स, 1200 स्कल्पचर्स और 12,000 से भी ज्यादा ड्राइंग्स दिखेगी। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट डीन साइमंटन के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हाईली क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो लोग कई बार बहुत सारे आइडियाज को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि कई बार बहुत सारे आइडियाज क्रिएट करने की वजह से उनके जो कुछ आइडियाज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट निकल पाते हैं। और इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक स्टडी भी करी गई थी 2 ग्रुप्स के बीच में। एक ग्रुप को बोला गया था आपको 1 महीना दिया जा रहा है, आप एक परफेक्ट पॉट बनाओ। वहीं दूसरे ग्रुप को बोला गया था आप जितना हो सकता है उतने पॉट्स बनाओ 1 महीने में। और दोनों के रिजल्ट्स कंपेयर किए। गेस व्हाट, उस ग्रुप ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया जिसने बहुत सारे पॉट्स बनाए, कंपेयर टू उस ग्रुप के जिसने बस 1 पॉट बनाने की कोशिश की बहुत ही ज्यादा क्वालिटी के साथ। इसलिए आप भी क्वांटिटी पे भी बहुत ज्यादा फोकस करो, क्वालिटी अपने आप बढ़ेगी। नेक्स्ट लेसन है प्रोक्रास्टिनेशन कैन बी प्रोडक्टिव। आपने ये चीज बहुत बार सुनी होगी कि प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है ना, वो हमेशा बहुत ही बुरी चीज होती है जिसे आपको अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निकाल देनी चाहिए। लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग कई जीनियसेस जो अपना बेस्ट वर्क कर पाते हैं ना, वो तभी कर पाते हैं जब लोग थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। एग्जांपल, आपको पता है लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा को पेंट करा है, उन्होंने वो पेंटिंग करना स्टार्ट करी थी 1508 में और उसे खत्म करने के लिए उन्होंने टोटल लिए थे 16 साल। जब वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे आ गए थे, तब जाके उनकी पेंटिंग खत्म हुई थी। अब देखो, ये भी बात थी कि ऐसा नहीं था कि उनकी जिंदगी में सिर्फ यही एक चीज थी और बस यही काम करते थे। लियोनार्डो बहुत से अलग अलग फील्ड में काम करते थे। वो इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, स्कल्प्टर थे, आर्किटेक्ट थे। तो ऐसे ही वो बहुत से अलग अलग दूसरे काम भी करते रहते थे और बीच बीच में फिर मोनालिसा पे भी काम करते रहते थे। इसके वजह से उन्हें इतना ज्यादा टाइम लगा। सिमिलरली मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भी एक स्टोरी है। उनकी जो एक फेमस स्पीच है ना, आई हैव अ ड्रीम, जो अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पीच में से एक मानी जाती है, उस स्पीच को भी मार्टिन किंग जूनियर ने ना 1 रात पहले ही लिखा था। जिसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच डिलीवर करते टाइम बहुत से इम्प्रोवाइजेशन भी किए थे वही टाइम पे, जिसके वजह से आप बोल सकते हो उन्होंने बहुत दिल से बात की, जो लोगों से कनेक्ट भी हुई और बहुत ज्यादा फेमस भी हुई। अब देखो, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी इंटेलिजेंट बनना है, अगर बहुत कुछ करना है तो आप प्रोक्रास्टिनेशन करना शुरू कर दो। लेकिन आप प्रोक्रास्टिनेशन को थोड़ा अच्छे से यूज कर सकते हो, एक इफेक्ट का यूज करके, जिसे बोलते हैं द ज़िगार्निक इफेक्ट। जिसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो, अगर आप चाहते हो कि आप प्रोक्रास्टिनेशन का अच्छे तरीके से यूज कर सको, तो
आप क्या करो ना, देखो जो ज़िगार्निक थे ना वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वो बोलते हैं ना कि जब भी हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में सोच आना स्टार्ट होती है, लेकिन अगर हम वो काम खत्म नहीं करते हैं, कोई दूसरा काम करने लगते हैं, तो हम कॉन्शियसली तो दूसरा काम कर रहे होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली कई सारी सोच, कई सारे आइडियाज हमारे उस पहले काम से रिलेटेड दिमाग में चलते रहते हैं, जो हमें उस पहले काम को और अच्छे से करने में हेल्प करता है अगर हम वापस से वो बाद में वो काम करने जाए तो इस इफेक्ट का भी आप यूज कर सकते हो। स्पेशली अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो ना, तो आप इस इफेक्ट का यूज कर सकते हो। आप उस काम को करो, फिर उसे थोड़ा टाइम दो, कोई दूसरा अपना काम करो, इंपॉर्टेंट काम करो, और फिर बाद में वापस से उस काम को करो अगले दिन या उसके या कुछ दिन बाद। इससे आपको और बेटर आइडियाज आएंगे और वो चीज और अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट लेसन है हाई सेल्फ कंट्रोल। 2009 में येल यूनिवर्सिटी में रिसर्च करी गई थी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को IQ टेस्ट लेने बोला गया था, जिसके लिए उन्हें रिवॉर्ड में पैसे मिल रहे थे ना। रिवॉर्ड देते टाइम उन्हें 2 ऑप्शंस मिले थे। पहला ऑप्शन ये था कि आप अभी पैसे ले सकते हो चाहिए तो, या फिर सेकंड ऑप्शन ये था कि आप कुछ टाइम बाद अपना पैसा लो, रिवॉर्ड लो, जिसमें आपको जो पैसे थोड़े ज्यादा मिलेंगे ना। स्टडी का रिजल्ट क्या निकला पता है? जो लोगों के अंदर ना वो पेशेंस रखने का हिम्मत थी ना कि वो लोग अपने पैसे को बाद में लेंगे, उन लोगों के जो IQ के टेस्ट स्कोर थे वो कंपैरेटिवली ज्यादा थे उन लोगों के जिनके अंदर पेशेंस कम था। तो ये चीज दिखाती है कि अगर आप अपने अंदर ज्यादा हाई सेल्फ कंट्रोल रखोगे ना, तो ये चीज आपको लाइफ में आगे बढ़ने में इंटेलिजेंटली हेल्प करेगी। इनफैक्ट अमेरिकन ऑथर मारिया मेंस कहती है कि द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन इज देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीजंस। अगर आप अपने इमोशंस को लॉजिकल रीजनिंग से कंट्रोल कर सकते हो, कई बार सेल्फ कंट्रोल रखते हो, तो ये चीज दिखाती है कि आप इंटेलिजेंट इंसान हो। नेक्स्ट लेसन है नेचुरल ऑब्जर्वेंट। देखो आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो आपके पास आते हैं और अपनी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और वो अपनी चीजों से रिलेटेड बातें पे बातें करते रहते हैं ना। ऐसे लोगों को कई बार लोग पसंद नहीं करते हैं, बट खैर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बात यह है ना कि इसके अपोजिट स्पेक्ट्रम में जो लोग होते हैं, जो लोग मैक्सिमम टाइम कम बात करते हैं और ज्यादा बस लोगों को ऑब्जर्व करते हैं ना, वो लोग देखा जाता है कि ज्यादा हायर इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं। कैसे? वेल देखो, इससे रिलेटेड एक कोट मैंने पढ़ा था रिसेंटली कि जब एक इंसान बात करता है तो बस वो वही बात करता है जो उसको पता है, लेकिन जब एक इंसान सुनता है तो कई बार उसे ऐसी चीजें पता चलती है जो उसे ऑलरेडी पता नहीं है। एक लिसनर चीजों को सुनता है, सीखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, कई बार लोगों की बातें, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, और ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने दिमाग में डालता रहता है, जिसकी वजह से उसका जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो बढ़ता रहता है। इसीलिए अगर आप हमेशा सिर्फ बात करते रहने के बजाय सुनना स्टार्ट करोगे ना, तो ये चीज आपके इंटेलिजेंस को ऊपर भी लेके जाएगी और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। 7th लेसन है दे आर वेरी स्पेसिफिक। 2011 में एक पैर ऑफ रिसर्चर ने रिसर्च करना स्टार्ट करी। वो देखना चाहते थे कैसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं क्या वो नॉर्मल लोगों से सच में बहुत अलग होते हैं, और ये चीज करने के लिए उन्होंने एक ऐसी चीज पकड़ी जो हम लोग रोज डेली करते हैं। क्या है वो चीज? अजम्पशन। हम लोग रोज अज्यूम करते हैं ना कोई चीज। तो ऐसी उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट करी, जिससे उन्हें 2 कैटेगरीज मिली। एक थी ओवर फिटिंग और एक थी अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग अजम्पशंस मतलब जब आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रहती है और आप उस स्पेसिफिक नॉलेज की हेल्प से हर जगह दूसरी जगह पे अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान ने ना फिजिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब क्या करता है, वो कॉन्सेप्ट की जो बातें उसे पता चलती है वही बातों को वो हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करता है, उससे रिलेटेड ही चीजें समझने की कोशिश करता है। ओवरफिटिंग अजम्पशंस में क्या होता है यूजुअली कि जब आप कोई स्पेसिफिक डीप नॉलेज ले लेते हो किसी चीज की, आपको समझ में आ जाती है, फिर आप उसी नॉलेज के हिसाब से हर चीज को अज्यूम करना स्टार्ट करते हो। जैसे कि थोड़ा हटके एग्जाम्पल है कि अगर आपने समझो पोयम कैसे बोलना है, पोयम से रिलेटेड कई सारी चीजें सीखी है इंग्लिश की क्लासेस में ना, आप इंग्लिश की क्लास में वो चीज कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन अगर वही पोयम को आप रास्ते पे लेके जाके किसी सब्जी वाले से बार्गेन करते टाइम पोयम का यूज करने लग जाओगे तो ये चीज काफी वियर्ड लगेगी, राइट? इसे ही बोलते हैं ओवर फिटिंग अजम्पशंस। अंडर फिटिंग अजम्पशंस कैसे होते हैं कि जब आप कोई जनरल सी बात सीख लेते हो और फिर उस जनरल सी बात को सब लोगों के साथ बोलते हो, जो सुनने में सही तो लगती है, नॉर्मल सी लगती है, लेकिन वो इतनी कभी कोई काम की बात नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल समझो आपको कैट से रिलेटेड कुछ रिसर्च करनी थी, तो आप क्या करते हो, बहुत सारा टाइम लगाते हो, मेहनत करते हो, अलग अलग कैट्स को देखते हो और ये अज्यूम करना स्टार्ट करते हो कि हर कैट्स जो होती है ना उनके 4 लेग्स होते हैं। ये चीज जो आप बोल रहे हो वो फैक्चुअली तो एकदम सही है, लेकिन ये चीज काम की चीज नहीं है, ये बहुत ही जनरल नॉलेज है, सबको पता ही है। इसे बोलते हैं अंडर फिटिंग अजम्पशंस। ना ये रिसर्च में ये बात देखी गई ना, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो लोग ज्यादातर हमेशा ओवर फिटिंग अजम्पशंस की तरफ जाते हैं। वो लोग स्पेसिफिक काम की चीजें, डीप चीजें जो होती है ना, उससे रिलेटेड जो भी चीजें वो लोग सीखते हैं उससे रिलेटेड वो लोग बातें करते हैं, काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग नॉर्मल होते हैं वो लोग ज्यादातर सिर्फ जनरलाइज चीजों में ही रहते हैं। वेल ये तो हुए बस 7 लेसन। मैं तो चाहता था आपके साथ 12 लेसन शेयर करूं, लेकिन ये 7 लेसन में ही काफी बड़ा वीडियो हो गया है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं और आपको 7 लेसन दूं, सो बाकी लेसन में काम करूंगा, एक और वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप उससे जरूर चेकआउट कर लेना। अभी के लिए अगर आप ऐसी बुक्स की बातें, अमेजिंग बातें फ्री में सीखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी बुक्स की अमेजिंग बातें लेके आता रहूंगा। अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि एक लेसन आप कमेंट करके डालो, एक रूल जो आपने देखा है कई बार इंटेलिजेंट लोगों में देखने मिलता है। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप पे। और देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, जस्ट बिकॉज एक इंसान इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा ही बनेगा। और दूसरी तरफ ये बात भी सच नहीं है कि अगर एक इंसान इंटेलिजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बनेगा। जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है इफेक्टिव होना। अगर एक स्मार्ट इंसान इफेक्टिव बनेगा तो उसको भी बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर एक नॉर्मल
सा इंसान है वो भी इफेक्टिव बन जाएगा ना, तो वो भी बहुत सी चीजें अचीव कर सकता है। इसलिए आप क्या करो, एक इफेक्टिव इंसान बनो। और इफेक्टिव इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ 7 हैबिट्स चाहिए होती है सीखने के लिए। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसके ऊपर मैंने समरी बनाई है। उसकी पूरी बुक की हमने वीडियो बुक बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके इस बुक की पूरी वीडियो बुक आप चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो फॉर्मेट में एनिमेशंस में देख सकते हो, जिसके ऊपर हमने ऑफ भी रखा है, वो आप जाके ले सकते हो एक इफेक्टिव इंसान बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 2 में मैं जरूर बनाऊंगा और जल्दी ही डालूंगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।